हेलो वीवर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे झारखंड स्पेशल जीके चैप्टर वाइज लगभग 9000 प्लस एमसीक्यू की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें ऑलरेडी क्लास 1 से लेकर क्लास 30 तक हमने इसका चैप्टर वाइज वीडियो बनाकर डाल दिया है और उसका प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 31, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप सभी को कुछ बताना चाहूँगा कि यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मात्र आपके एग्ज़ाम में कुछ एक ही दिन बचे हुए हैं। तो एक सीरियस कैंडिडेट होने के नाते आप जो है अभी से अपनी तैयारी को जो है, अगर आपकी पूरी तैयारी हो गई है तो अपना रिवीजन फटाफट, समय आ गया है कि फटाफट आप रिवीजन कर लें और उन रिवीजन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको जल्दी से जल्दी उसको समस्याओं को सॉल्व करें, ताकि आप एग्ज़ाम में जाएं तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से आप दे कर आएँ। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं चैप्टर वाइज एमसीक्यू के माध्यम से। झारखंड स्पेशल जीके ये लगभग इसके बाद मतलब 35 वीडियो में पूरा का पूरा झारखंड स्पेशल मैं कंप्लीट कर रहा हूं। और इसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि इसके बाद साइंस का मैं चैप्टर वाइज पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का बहुत ही जल्द, जैसे ये कंप्लीट होगा वैसे साइंस का रिवीजन मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू के माध्यम से कराने वाला हूँ। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का एमसीक्यू ऑलरेडी इस चैनल पे हमने उसका चैप्टर वाइज वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो। आज के पहले वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना के संदर्भ में, संथाल परगना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो संथाल परगना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है उसकी पहचान करनी है। तो पहला है कि संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 में किया गया था, ये सही है। इस क्षेत्र का पुराना नाम जंगल तरी ट्रैक था, जिसे दामिन एको के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। और इसके अंतर्गत आने वाली जागीर जमींदारी को राजस्व पंजी में तौजी नंबर से दर्शाया गया है। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। संथाल परगना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला हमने बताया कि संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 में किया गया था और इस क्षेत्र का पुराना नाम आपको ध्यान रखना है जंगल तरी ट्रैक था, जिसे दामिन एको के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदारी को राजस्व पंजी तौजी नंबर से राजस्व पंजी में तौजी नंबर से दर्शाया गया है। अगला है कि संथाल परगना में पहला रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था। यह किस वर्ष पारित किया गया था? संथाल परगना में पहली रैयत कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था। यह पारित किस वर्ष में किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, यह पारित 1872 में ही किया गया था। संथाल परगना में पहली रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था और यह 1872 में ही पारित किया गया था। सर्वप्रथम संथाल भाषा, संस्कृति, साहित्य एवं पारंपरिक विधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निम्न में से किसने प्रकाश डाला? सर्वप्रथम संथाल भाषा, संस्कृति, साहित्य एवं पारंपरिक विधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर इनमें से किसने प्रकाश डाला? तो ध्यान रखिएगा, रेवरेंड पीओ बोर्डिंग ने। सर्वप्रथम संथाल भाषा, संस्कृति, साहित्य एवं पारंपरिक विधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर रेवरेंड पीओ बोर्डिंग ने प्रकाश डाला।
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी है। तो एसपीटी एक्ट, संथाल परगना एक्ट के पूर्व संथाल परगना की जमीन का सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट बनाने में मैक्सफरसन, एलनसन एवं गेंजर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सही है। संथालों के पारंपरिक विधानों पर ओ मेरी ने अपने गजेटियर में पर्याप्त प्रकाश डाला, ये भी सही है। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम संथाल विद्रोह हूल क्रांति की देन थी, ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। संथाल परगना पर इंक्वायरी कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? संथाल परगना पर इंक्वायरी कमेटी का गठन, ये ध्यान रखिएगा, 1937 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया? निम्न में से किस कमेटी की अनुशंसा पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया? तो एसपीटी, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 के आधार पर। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 की अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बोला गया यह 1949 में लागू किया गया। सही है। यह नियम संथाल परगना के भूस्वामियों और रैयतों के हित में इनकी भूमि की सुरक्षा में बनाया गया था, ये भी सही है। यह 13 अप्रैल 1949 से अनुपूरक उपबंध के रूप में लागू है, तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड के कितने प्रमंडलों में लागू है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड के कितने प्रमंडलों में लागू है? तो ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल एक प्रमंडल में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 झारखंड के एक प्रमंडल में एवं कुल 6 जिले साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, पाकुड़ एवं जामताड़ा में लागू है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ तथा प्रसार किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ तथा प्रसार किस धारा में है? तो धारा 1 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ तथा प्रसार धारा 1 में है। यह अधिनियम एसपीटी एक्ट 1949 के नाम से जाना जाएगा। यह उस तारीख से लागू होगा जिस तिथि से राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। यह संथाल परगना प्रमंडल में लागू होगा जिसके अंतर्गत दुमका, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा जिले आते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में विधान के स्थानीय विस्तार परिवर्तन के अधिकार या किसी क्षेत्र से वापसी किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में विधान के स्थानीय विस्तार परिवर्तन के अधिकार या किसी क्षेत्र से वापसी किस धारा में है? तो ये आंसर हो जाएगा धारा 2 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में विधानसभा के स्थानीय विस्तार परिवर्तन के आधार या किसी क्षेत्र से वापसी धारा 2 में है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एसपीटी एक्ट 1949 के संदर्भ में किसी या संपूर्ण क्षेत्र इसे हटाने या किसी अंश या संपूर्ण कानून की धारा में बदलाव या समाप्त कर सकती है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में आदिवासी की परिभाषा किस धारा में है? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में आदिवासी की परिभाषा धारा 4 के अंतर्गत है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में आदिवासी की परिभाषा धारा 4 में है। ऐसा व्यक्ति जिसे अनुसूची ख के तहत आदिवासी या अर्ध आदिवासी जाति या जनजाति के रूप में राज्य सरकार अधिसूचित करे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कृषि वर्ष किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कृषि वर्ष किस धारा में है? तो धारा 4 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कृषि वर्ष धारा 4 में है।
4 में है। पहला, बांग्ला परंपरा के अनुसार कृषि वर्ष का आरंभ बैसाख महीने से होगा। फसली साल के अनुसार कृषि माह का प्रारंभ अश्विनी माह से होगा, या कृषि प्रायोजन के लिए स्थानीय परंपरा के अनुसार कोई अन्य वर्ष भी हो सकता है जो प्रचलन में है, तो ये ध्यान रखेंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भूगत बंध / पूर्ण भोग बंधक किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भूगत बंध / पूर्ण भोग बंधक किस धारा में है? तो आंसर हो जाएगा धारा 4 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भूगत बंध पूर्ण भोग बंधक धारा 4 में है। अगर कोई व्यक्ति ऋण प्राप्त कर इसके बदले अपने संपूर्ण या आंशिक जोत को इन शर्तों के आधार पर हस्तांतरित किया हो कि जब तक वह ऋण की राशि लौटा न दे तब तक वह जोत के प्राप्त आय का हकदार नहीं होगा, तो पूर्ण भोगक बंधक कहलाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जोत की चर्चा किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जोत की चर्चा धारा 4 में है। धारा 4 ध्यान रखिएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जोत धारा 4 में है और इसका तात्पर्य उस भूखंड से है जो रैयत का हो। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खास ग्राम की चर्चा किस धारा में है? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खास ग्राम की चर्चा धारा 4 में है। किस में है? धारा 4 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खास ग्राम धारा 4 में है। इसका तात्पर्य ऐसे ग्राम से है जो न तो मूल रैयत से संबंधित हो न उसके लिए कोई ग्राम प्रमुख हो। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार की परिभाषा किस धारा में है? संथाल परगना अधिनियम 1949 में जमींदार की परिभाषा किस धारा में है? तो ध्यान रखिएगा धारा 4 में है। किस में है? धारा 4 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार की परिभाषा धारा 4 में है। वह व्यक्ति जिसे लगान पाने का अधिकार होता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में गैर आदिवासी की परिभाषा किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में गैर आदिवासी की परिभाषा किस धारा में है? तो आंसर हो जाएगा धारा 4 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में गैर आदिवासी की परिभाषा धारा 4 में है। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम अनुसूची ख के अंतर्गत न दर्ज हो। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत की परिभाषा किस धारा में है? तो ध्यान रखिएगा धारा 4 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत की परिभाषा धारा 4 में है। जमींदार के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद या परिवार का सदस्य या भाड़े के मजदूरों के जोतने के लिए भूमि धारण का अधिकार रखता हो। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान की परिभाषा किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान की परिभाषा किस धारा में है? तो धारा 4 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान की परिभाषा धारा 4 में है। खेवट खतियान के अनुसार ग्राम प्रमुख या मूल रैयत के द्वारा विधि सम्मत तरीके से जिस राशि का भुगतान जमींदार को किया जाता है लगान कहलाता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खाली जोत परिभाषा किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खाली जोत परिभाषा किस धारा में है? तो धारा 4 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खाली जोत परिभाषा धारा 4 में है। कोड़ा हुआ जोत या ऐसा जोत जो रैयत अपना उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर गया हो। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम समुदाय परिभाषा किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम समुदाय परिभाषा किस धारा में है?
तो धारा 4 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम समुदाय परिभाषा धारा 4 में है। ग्राम के जमाबंदी रैयत से जुड़े सभी व्यक्ति, उनके हिस्सेदार, उनके बच्चे और उनके उत्तराधिकारी को संयुक्त रूप से ग्राम समुदाय कहा जाता है और इस पद के लिए चयनित किया गया व्यक्ति, जिसे मांझी, मुस्तजीर आदि नाम से भी जाना जाता है। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति की परिभाषा किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति की परिभाषा किस धारा में है? तो धारा 5 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति की परिभाषा धारा 5 में है। किसी खास ग्राम की रैयत या जमींदारी के आवेदन पत्र देने पर ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयत की सहमति से ग्राम प्रधान की नियुक्ति उपायुक्त करेगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन परिभाषा किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन परिभाषा किस धारा में है? तो धारा 6 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन परिभाषा धारा 6 में है। यदि किसी ग्राम जो खास नहीं है, ऐसे ग्राम के ग्राम प्रधान का निधन हो जाए तो उस गांव से संबंधित जमींदार 3 महीने के भीतर नए ग्राम प्रधान नियुक्त करने का आवेदन उपायुक्त को देगा। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान का कबूलियत का लिखा जाना और जमानत देने की परिभाषा किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान का कबूलियत का लिखा जाना और जमानत देना की परिभाषा किस धारा में है? तो धारा 7 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान का कबूलियत का लिखा जाना और जमानत देना की परिभाषा धारा 7 में है। ग्राम प्रधान की नियुक्ति के पश्चात इन्हें एक पट्टा दिया जाएगा जिसमें उन्हें कबूल करना होगा कि वे अपने पद पर रहते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते रहेंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान को किसी प्रकार पदांतरण का अधिकार नहीं होगा, किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान को किसी प्रकार पदांतरण का अधिकार नहीं होगा, किस धारा में है? तो धारा 9 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान को किसी प्रकार पदांतरण का अधिकार नहीं होगा, धारा 9 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रतियां दिया जाना की परिभाषा किस धारा में है? तो धारा 8 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रतियां दिया जाने की परिभाषा धारा 8 में है। जब भी किसी ग्राम प्रधान का निधन हो या उनके उत्तराधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाए तो ग्राम से संबंधित जमींदार का कर्तव्य होगा कि नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति तिथि के 3 महीने के भीतर ग्राम के जमाबंदी एवं खेवट खतियान से जुड़ी प्रतियां उपलब्ध कराएं। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किसी जमीन की मूल रैयती जोत समझा जाना किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किसी जमीन का मूल रैयती जोत समझा जाना किस धारा में है? तो धारा 10 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में
किसी जमीन का मूल रैयती जोत समझा जाना धारा 10 में है। कोई बंजर भूमि जो मूल रैयत या सहायक रैयत द्वारा खेती लायक विकसित किया गया है, या कोई प्रति जोत जो मूल रैयत या सहायक रैयत के अधिकार में हो, तो उसे उस भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि किस धारा में है? तो धारा 11 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि धारा 11 में है। ग्राम प्रधान द्वारा मूल रैयत या रैयत पर लाए गए जुर्माने की वसूली की जाएगी। वह प्रधान के पुरस्कार निधि में जमा किया जाएगा एवं इसका खर्च उपायुक्त के द्वारा नियमों के अनुसार किया जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयतों के वर्ग का उल्लेख किस धारा में है? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयतों के वर्ग का उल्लेख, ध्यान रखिएगा कि ये धारा 12 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयतों के वर्ग का उल्लेख धारा 12 में है। इस अधिनियम के अनुसार रैयतों के 3 वर्ग होते हैं। निकासी जमाबंदी रैयत, इसका अभिप्राय उन जमाबंदी रैयतों से है जो गांव में रहते हैं या उनका पारिवारिक आवास अभिलिखित गांव में है। गैर निवासी जमाबंदी, इस गैर निवासी जमाबंदी, इसका अभिप्राय उन जमाबंदी रैयतों से है जो अभिलिखित गांव में नहीं रहते हैं। नए रैयत, वह व्यक्ति जिनका नाम नए रैयत के रूप में अभिलिखित है। तो ये सभी आंसर हो जाए, ये सभी ध्यान रखिएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयतों के भूमि उपयोग संबंधी अधिकार किस धारा में है? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयतों के भूमि उपयोग संबंधी अधिकार किस धारा में है? तो धारा 13 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयतों के भूमि उपयोग संबंधी अधिकार धारा 13 में है। अगर कोई रैयत उस भूमि का उपयोग करता है जो उसके जोत में पड़ता है, साथ ही वह काश्तकारी के दौरान उसके मूल्य विशेष को नष्ट करता हो या उसे जोतने कोड़ने के बाद अयोग्य बनाता हो, तो वह भूमि का उपयोग कर सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा, यह किस धारा में है? तो धारा 14 में। ध्यान रखिएगा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा, धारा 14 में है। इस धारा के द्वारा किसी भी रैयत को उपायुक्त के आदेश के बिना जमींदारी भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ईंट और खपड़े बनाने का रैयत को अधिकार होगा किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ईंट और खपड़े बनाने का रैयत को अधिकार होगा किस धारा के अंतर्गत? तो ध्यान रखिएगा, धारा 15 के अंतर्गत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ईंट और खपड़े बनाने का रैयत को अधिकार होगा, धारा 15 में इस बात की चर्चा है। इस धारा में प्रावधान है कि कोई भी रैयत अपने या अपने परिवार के कृषि या भवन प्रयोजन हेतु बिना कोई शुल्क या कर भार के अपनी भूमि पर ईंट या खपड़े का निर्माण कर सकता है। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को अपनी जोत में बांध निर्माण, मत्स्य पालन या अन्य उत्पादन का अधिकार होगा किस धारा में है? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को अपनी जोत में बांध निर्माण, मत्स्य पालन, अन्य उत्पादन का अधिकार होगा किस धारा के अंतर्गत इसका प्रावधान है? तो ध्यान रखिएगा, धारा 16 के अंतर्गत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को अपनी जोत में बांध निर्माण, मत्स्य पालन, अन्य उत्पादन अधिकार होगा, धारा 16 में इसका प्रावधान है।
प्रत्येक रैयत को अधिकार होगा कि जमींदार की अनुमति बिना वह अपनी जोत भूमि या बंदोबस्त भूमि पर बांध, आहर, तालाब, कुआं या अन्य जल स्रोत का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस दौरान वह जमीन को क्षति नहीं पहुंचाएगा। रैयत बिना कोई शुल्क भुगतान किए जलाशय या जलीय स्रोतों में मत्स्य पालन या अन्य प्रकार का उत्पादन कर सकता है। अगर कोई रैयत ऐसे निर्माण या खुदाई पर यह आरोप लगाता है कि निर्माण या खुदाई उसकी संपत्ति को क्षति हुई है, इस संदर्भ में उपायुक्त उचित निर्णय करेगा। अगला है क्वेश्चन कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपने निजी जोत में रैयत को वृक्ष लगाने का अधिकार होगा, किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपने निजी जोत में रैयत को वृक्ष लगाने का अधिकार होगा, धारा 17 में इसका प्रावधान है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपने निजी जोत में रैयत को वृक्ष लगाने का अधिकार होगा, धारा 17 में इसका प्रावधान है। इस संदर्भ में प्रत्येक रैयत को अपनी जोत के किसी भूखंड पर वृक्ष, उद्यान, बांस लगाने का अधिकार है। साथ ही वह इसे काट सकता है एवं उपयोग भी कर सकता है। रैयत द्वारा विकसित किए गए वृक्ष या बांस में लगे फल, फूल जैसे उत्पाद का उपयोग कर सकता है। रैयत द्वारा विकसित किए गए वृक्ष पर किसान बिना कोई शुल्क भुगतान किए रेशम कीट पालन एवं राह उत्पादन का कार्य भी कर सकता है। अगर रैयत अपने भूजोत पर महुआ का वृक्ष लगाया है तो अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना उसे नहीं काट सकता। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को भवन निर्माण का अधिकार किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को भवन निर्माण का अधिकार किस धारा में है? तो धारा 18। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को भवन निर्माण का अधिकार धारा 18 में है। रैयत स्वयं अपनी परिवार की घरेलू आवश्यकता हेतु या कृषि प्रयोजन के लिए अपनी जोत पर कच्चे या पक्के भवन का निर्माण कर सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण किस धारा में है? तो धारा 19 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण धारा 19 में है। इस संदर्भ में निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। जोत का विभाजन तथा उसमें जुड़े लगान का वितरण जमींदार एवं ग्राम प्रमुख एवं रैयत की सहमति से किया जाएगा। यदि न्यायालय के आदेश पर जोत का बंटवारा या उप विभाजन हो और बंटवारे में शामिल तीनों पक्ष जमींदार, ग्राम प्रमुख और रैयत किसी निर्णय को लेने में असमर्थ हों तो तीन पक्षों में से कोई भी व्यक्ति लगान के वितरण हेतु उपायुक्त को आवेदन कर सकता है। उपायुक्त इस प्रकार के आवेदन पर किसी कार्रवाई के लिए किसी पक्ष को खर्चा देने के लिए आदेश दे सकता है। उपरोक्त प्रकार के खर्च के वसूली के संदर्भ में यदि जोत किसी भाग का लगान 3 रुपये से कम हो तो किसी भी स्थिति में जोत का उप विभाजन नहीं होगा। यदि सरकारी जोत समेत ग्राम प्रमुख का हिस्सा ग्राम लगान के लिए अपर्याप्त जमानत हो, किसी भी स्थिति में जमानत के रूप में शपथ ली गई ग्राम प्रमुख की निजी जोत का खंडीकरण नहीं होगा। तो ये ध्यान रखेंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत के अधिकार का हस्तांतरण किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत के अधिकार का हस्तांतरण किस धारा में है? तो धारा 20 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत के अधिकार का हस्तांतरण धारा 20 में है। कोई भी रैयत अपने जोत या जोत खंड का विक्रय, दान, बंधक, वसीयत या पट्टा से जुड़ा अधिकार किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता है अगर हस्तांतरण का अधिकार का उल्लेख खेवट खतियान में न हो। कोई भी रैयत उपायुक्त की पूर्व अनुमति लेकर अपने अनुमंडल के
भीतर 1 वर्ष के लिए पट्टा भूमि पर दे सकता है। संथाली विधान के अनुसार अगर कोई रैयत अपनी बहन या पुत्री को जोत या जोतखंड दान देता है तो उपायुक्त की पूर्व अनुमति से रैयत दान स्वीकार कर सकता है। आदिवासी रैयत उपायुक्त के पूर्व लिखित अनुमति से अपनी जमीन का आधा हिस्सा अपनी विधवा माँ या संभावित विधवा पत्नी के जीवन निर्वाह हेतु अपने जमीन दे सकता है। किसी आदिवासी रैयत की भूमि या उसका भूखंड का हस्तांतरण सिर्फ उसी अनुमंडल, परगना या तालुक में रहने वाले आदिवासी कृषक रैयत को हस्तांतरित कर सकता है। अन्य कोई भी हस्तांतरण मान्य नहीं होगा, परंतु आदिवासी रैयत को यह अधिकार होगा कि वह अपनी जोत या किसी भूभाग का हिस्सा अपनी गर्दी जमाई या घर जमाई को हस्तांतरित कर सकता है। उपधारा 1 या 2 के अलावा किसी भी अन्य तरीके से किया गया भूमि का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा और न ही इस संदर्भ में किसी प्रकार का दीवानी फौजदारी आदेश कोर्ट द्वारा जारी किए जाएंगे। न्यायालय या कोई अधिकारी सिर्फ उस भूमि के ऊपर डिग्री या आदेश जारी कर सकते हैं जिस भूमि के हस्तांतरण का अधिकार खेवट या खतियान में दर्ज हो। उपरोक्त विधि का उल्लंघन किए हुए अगर किसी रैयत का जमीन का हस्तांतरण हुआ है तो इस संदर्भ में उपायुक्त को सूचना मिलने पर उपायुक्त क्रेता पक्ष को जमीन से हटा सकता है तथा रैयत को भूमि वापस दिला सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण किस धारा में है तो धारा 21 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण धारा 21 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत द्वारा न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र जाना किस धारा में है, क्षेत्र दिया जाना किस धारा में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत द्वारा न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दिया जाना किस धारा में है तो धारा 22 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत द्वारा न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दिया जाना धारा 22 में है। धारा 20 और 21 में वर्णित किसी बात के होते हुए भी निम्न परिस्थितियों में कोई रैयत अपनी भूमि रजिस्ट्री डाक द्वारा ग्राम प्रमुख, जमींदार तथा अनुमंडल पदाधिकारी को सूचित कर न्यास पर जोतने के लिए अस्थायी रूप से दे सकता है। ऐसे में निम्न परिस्थिति हो सकती हैं। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत भूमि का बदलैन या विनिमय करना किस धारा में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत भूमि का बदलैन या विनिमय करना किस धारा में है तो धारा 23। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत भूमि का बदलैन या विनिमय करना धारा 23 में है। अगर कोई रैयत भूमि के अदला बदली की इच्छा रखता हो तो इस संदर्भ में वह उपायुक्त को आवेदन देगा। तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त अपने विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय कर सकता है, परंतु उपायुक्त तब तक अनुमति नहीं दे सकता जब तक वह तथ्यों से संतुष्ट न हो। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की कतिपय हस्तांतरण का निबंधन किस धारा में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयती जोत की कतिपय हस्तांतरण का निबंधन किस धारा में है तो ध्यान रखिएगा धारा 24 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत जोत की कतिपय हस्तांतरण का निबंधन धारा 24 में है। जब कोई रैयती जोत या उसके किसी भूखंड की बिक्री, दान या वसीयत या बदलैन प्रक्रिया के द्वारा भूमि का हस्तांतरण किया जाता है तो उसके उत्तराधिकारी
भूमि को गांव के जमींदार के यहाँ निबंधन करा सकते हैं। संथाल परगना के अंतर्गत कानूनी प्रभाव रखने वाले किसी वस्तु में या खतियान के किसी विपरीत बात के होते हुए भी जमींदार ऐसे हस्तांतरण को स्वीकृति दे सकते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती किस धारा में है? तो धारा 27 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती धारा 27 में है। बंजर भूमि की बंदोबस्ती एक पट्टे के माध्यम से की जाएगी जिसकी 4 प्रतियां तैयार की जाएंगी, जिसमें एक प्रति उपायुक्त को, एक प्रति रैयत को, एक भूस्वामी को और एक ग्राम प्रधान या रैयत को आवंटित किया जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर या खाली भूमि के जोत की बंदोबस्ती हेतु खतियान में दर्ज सिद्धांतों के अलावा निम्नलिखित तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाएगा। किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर या खाली भूमि के जोतों की बंदोबस्ती हेतु खतियान में दर्ज सिद्धांतों के अलावा निम्नलिखित तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाएगा। किस धारा में है? तो धारा 28 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर या खाली भूमि के जोत की बंदोबस्ती हेतु खतियान में दर्ज सिद्धांतों के अलावा निम्नलिखित तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाएगा। धारा 28 में है। अगला है रैयतों की आवश्यकता। रैयत द्वारा भूमि को आबाद करने की क्षमता के अनुसार वितरण। रैयत द्वारा ग्राम जनता या समाज या राज्य के प्रति की गई सेवा। रैयत की जमाबंदी। भूमि से बंजर भूमि की निकटता या समानता। भूमिहीन श्रमजीवी वर्ग के लिए भू व्यवस्था जो उस गांव के अस्थायी निवास है एवं गांव में उनके रहने का घर है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में मूल रैयत द्वारा खाली भूमि के बंदोबस्ती का अधिकार नहीं किस धारा में है? तो ध्यान रखिएगा, ये धारा 29 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में मूल रैयती द्वारा खाली भूमि के बंदोबस्ती का अधिकार नहीं, धारा 29 में है। उपायुक्त की अनुमति के बिना कोई भी मूल रैयत या ग्राम प्रमुख अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ बंजर या खाली भूमि का बंदोबस्त नहीं कर सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी खाली जोत का उपविभाजन नहीं किया जाना किस धारा में है? तो ध्यान रखेंगे, ये धारा 30 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी खाली जोत का उपविभाजन नहीं किया जाना धारा 30 में है। जमींदार की सहमति या उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के उद्देश्य से विभाजन नहीं किया जाएगा। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में 2 या उससे अधिक ग्राम प्रधान शह मूल रैयतों या भू स्वामियों को संयुक्त रूप में बंदोबस्ती करना किस धारा में है? तो धारा 31 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में 2 या उससे अधिक ग्राम प्रधान सह मूल रैयतों या भूस्वामियों को संयुक्त रूप में बंदोबस्ती करना धारा 31 में है। इस अधिनियम में वर्णित भूमि के अलावा यदि 2 या उससे अधिक ग्राम प्रधान सह मूल्य रैयत या भूस्वामी किसी ऐसे गांव में हो जो वे संयुक्त रूप से रखते हैं और ऐसे गांव की बंदोबस्ती संयुक्त रूप से नहीं की गई हो तो इसके खिलाफ उपायुक्त के पास आवेदन दिया जा सकता है, जिस पर उपायुक्त उचित निर्णय करेगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर भूमि या खाली
जोत के बंदोबस्त के विरुद्ध उपायुक्त के यहाँ आपत्ति किस धारा में है? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर भूमि या खाली जोत के बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के यहाँ आपत्ति किस धारा में है? तो धारा 32 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर भूमि या खाली जोत के बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के यहाँ आपत्ति धारा 32 में है जब दो या इससे अधिक व्यक्ति ग्राम प्रमुख, मूल रैयत या जमींदारों द्वारा संयुक्त गांव में किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती संयुक्त रूप से की गई हो और इस पर किसी भी एक या अधिक पक्ष को आपत्ति हो तो वह उपायुक्त के पास 1 वर्ष के भीतर अपील दर्ज कराएगा, जिसके आधार पर उपायुक्त इस बंदोबस्ती को रद्द कर सकता है या मंजूरी दे सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि वह 5 वर्ष के भीतर आबाद न किया जाए। किस धारा में है? तो धारा 33 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी वह 5 वर्ष के भीतर आबाद न किया जाए, धारा 33 में है। यदि किसी बंजर भूमि को किसी रैयत को आवंटित किया गया और आवंटन तिथि के 5 वर्ष के भीतर रैयत ने उसे आबाद नहीं किया तो जमाबंदी रैयत, ग्राम प्रमुख, मूल रैयत या जमींदार के आवेदन पर उपायुक्त इस बंदोबस्त को रद्द कर देगा या भूमि को पुनः बंदोबस्त कर देगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में उपायुक्त द्वारा बंजर भूमि के जाहिर थान शमशान के लिए अलग करना किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में उपायुक्त द्वारा बंजर भूमि को जाहिर थान शमशान के लिए अलग करना किस धारा में है? तो ध्यान रखिएगा, ये धारा की बात करें तो दोस्तों ये धारा 34 में है। किस में है? धारा 34 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में उपायुक्त द्वारा बंजर भूमि को जाहिर थान शमशान कब्रिस्तान के लिए अलग करना धारा 34 में है। उपायुक्त गांव में निवास करने वाले जमाबंदी रैयत तथा ग्राम प्रमुख या मूल रैयत से राय मशविरा कर बंजर भूमि में से एक हिस्सा को जाहिर थान, पूजा स्थल, शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग कर सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में सिंचाई के लिए जलाशयों, धाराओं आदि को आबाद नहीं किया जाना किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में सिंचाई के लिए जलाशयों, धाराओं आदि को आबाद नहीं किया जाना किस धारा में है? तो धारा 35 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में सिंचाई के लिए जलाशयों, धाराओं आदि को आबाद नहीं किया जाना धारा 35 में है। अगर किसी ग्राम में किसी भूमि का प्रयोग बांध, आहर, पोखर या अन्य जलाशय या किसी धारा के बहाव हेतु या फिर बाढ़ से रक्षा एवं सिंचाई कार्य या घरेलू उपयोग, स्नान, कपड़ा धुलाई के लिए किया जाता हो तो ग्राम प्रमुख तथा मूल रैयत या जमींदार या उपायुक्त के अनुमोदन के बिना ऐसी भूमि की बंदोबस्ती नहीं की जाएगी और न ही ऐसी भूमि पर किसी प्रकार की कर वसूली की जाएगी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में सार्वजनिक प्रयोग की भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना किस धारा में है? तो ध्यान रखिएगा, संथाल परगना क्या बोला जा रहा है, ध्यान देंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में सार्वजनिक प्रयोग की भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना किस धारा में है? तो धारा 36 में। ध्यान रखिएगा, ये धारा जो है 36 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में सार्वजनिक प्रयोग की भूमि की बंदोबस्ती नहीं होना धारा 36 में है। किसी भी ग्राम में उस भूमि पर बंदोबस्ती नहीं की जाएगी जो गांव के सीमा निर्धारण, शमशान, सार्वजनिक पथ मार्ग, जाहिर थान या
फिर शिविर स्थल के रूप में प्रयोग में लाई जा रही हो। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को मवेशी चराने का अधिकार किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को मवेशी चराने का अधिकार किस धारा में है? तो धारा 37 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को मवेशी चराने का अधिकार धारा 37 में है। गांव के सभी रैयतों को यह अधिकार होगा कि वह चारागाह भूमि पर अपने मवेशी चरा सकते हैं। चारागाह भूमि का निर्धारण उपायुक्त द्वारा चिन्हित होते हैं या संथाल परगना रेगुलेशन में चारागाह भूमि में दर्ज होते हैं या वन वृद्धि जैसे कार्य के लिए छोड़े गए होते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में चारागाह भूमि की रक्षा एवं निर्माण की प्रक्रिया किस धारा में है? तो धारा 38 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में चारागाह भूमि की रक्षा एवं निर्माण की प्रक्रिया धारा 38 में है। गांव में अगर कोई भूमि चारागाह या गोचर भूमि के रूप में अभिलेखांकित है तो इसे किसी अन्य कार्य हेतु प्रयोजन में नहीं लाया जा सकता। अगर किसी ग्राम में कुल गोचर या चारागाह भूमि गांव के कुल रकबा का 5% कम हो तो उपायुक्त जमींदार ग्राम प्रमुख या मूल रैयत की सहमति से गांव की बंजर या खाली भूमि को चारागाह हेतु छोड़ सकता है या निकाल देता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत अपनी जोतों से विभिन्न भूमि पर तालाब इत्यादि उत्खनन का अधिकार किस धारा में है? तो धारा 39 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत का अपनी जोतों से भिन्न भूमि पर तालाब इत्यादि उत्खनन का अधिकार किस धारा में है? तो धारा 39 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत का अपनी जोतों से भिन्न भूमि पर तालाब इत्यादि उत्खनन का अधिकार धारा 39 में है। जमींदार की अनुमति देकर कोई भी रैयत अपनी जोत से अलग भूमि में पोखर या जलाशय का निर्माण कर सकता है तथा जमींदार के द्वारा विकसित संविदा के अनुसार उसमें मछली उत्पादन एवं अन्य वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खास तालाब में रैयत के मछली पालन अधिकार में भूस्वामी का हस्तक्षेप नहीं किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खास तालाब में रैयत के मछली पालन अधिकार में भूस्वामी का हस्तक्षेप नहीं किस धारा में है? तो ध्यान रखिएगा कि किस धारा में है पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 40 में। धारा 40 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खास तालाब में रैयत के मछली पालन अधिकार में भूस्वामी का हस्तक्षेप नहीं धारा 40 में है। अगर किसी व्यक्ति को पोखर या जलाशय में मछली मारने का अधिकार है तो जमींदार भूस्वामी या मूल रैयत उसे मना नहीं करेंगे। अगला है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पहाड़िया ग्राम की भूमि गैर पहाड़िया को आवंटित नहीं होगी किस धारा में है? तो धारा 41 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पहाड़िया ग्राम की भूमि गैर पहाड़िया को आवंटित नहीं होगी धारा 41 में है। पहाड़िया गांव में खाली होल्डिंग या बंजर भूमि को गैर पहाड़िया व्यक्ति के बाद बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। पहाड़िया गांव का निर्धारण आयुक्त द्वारा किया जाता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि के अंधिकार दखल में हो किस धारा में है? तो धारा 42 के अंतर्गत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि के अनाधिकार दखल में हो धारा 42 में है। अगर कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन करते हुए किसी कृषि भूमि में प्रवेश किया हो या कब्जा किया हो तो उपायुक्त अपनी इच्छा से या आवेदन मिलने पर
उसे जमीन से बेदखल कर सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जिन्स यानी वस्तु के रूप में लगान वसूली नहीं होगी किस धारा में है? तो धारा 43। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जिन्स यानी वस्तु के रूप में लगान वसूली नहीं होगी, धारा 43 में है। जमींदार या ग्राम प्रमुख मूल रैयत को लगान का भुगतान वस्तु के रूप में नहीं किया जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान भुगतान करने का समय किस धारा में है? तो संथाल परगना, ध्यान रखिएगा कि ये धारा 43 क में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान भुगतान करने का समय धारा 43 क में है। भूधारक के द्वारा मुद्रा लगान 4 बराबर किस्तों में कृषि वर्ष के अंतिम दिन प्रत्येक तिमाही को देय होगा। अगला है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 जमींदार या मूल रैयत के हित का हस्तांतरण होने पर लगान का भुगतान की वापसी न होना किस धारा में है? तो इसकी वापसी न होना धारा 44 के अंतर्गत है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार या मूल रैयत के हित का हस्तांतरण होने पर लगान का भुगतान की वापसी न होना धारा 44 में है। किसी जमींदार या मूल रैयत का स्वत्व हित हस्तांतरित होने पर कोई रैयत ग्राम प्रमुख या मूल रैयत हस्तांतरण के बाद देय और जिनका हित हस्तांतरण हुआ हो ऐसे भूस्वामी या मूल रैयत को सद्भाव में दिए गए लगान के लिए दायी नहीं होगा, जब तक कि स्थानांतरित लगान देने के पहले हस्तांतरण की नोटिस रैयत ग्राम प्रधान या मूल रैयत को न दे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान का भुगतान किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान का भुगतान किस धारा में है? धारा 45 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान का भुगतान धारा 45 में है। कोई भी रैयत जमींदार या मूल रैयत को लगान का भुगतान डाक या मनी ऑर्डर के जरिए ही कर सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रिकॉर्ड रखेगा किस धारा में है? तो धारा 46 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रिकॉर्ड रखेगा, ये धारा 46 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में ग्राम प्रधान मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखेगा, धारा 46 में है। जमींदार ग्राम प्रमुख या मूल रैयत के लिए अनिवार्य होगा कि वह कृषि वर्ष में रैयत के द्वारा भुगतान लगान या रकम या लगान बकाया से जुड़ा लेखा रिकॉर्ड रखेगा। कृषि वर्ष की समाप्ति के 2 महीने बाद प्रत्येक रैयत को मांगने पर उसके जोत से संबंधित लेखा विवरणी उसे निःशुल्क दी जाएगी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद किस धारा में है? तो धारा 47 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद किस धारा में है? तो धारा 47 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद धारा 47 में है। रैयत द्वारा भुगतान किए गए लगान या उसके ब्याज चुकाने के बाद भूस्वामी या लगान प्राप्तकर्ता से वह निःशुल्क रसीद प्राप्त करेगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमीन से जुड़े लेख एवं रसीदों का ब्यौरा तैयार कर राज्य सरकार अनुमंडल में रखेगी किस धारा में है? तो धारा 48 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमीन से जुड़े लेख एवं रसीदों का ब्यौरा तैयार कर राज्य सरकार अनुमंडल में रखेगी, धारा 48 में है। राज्य सरकार सभी उचित लेखों का वर्णन एवं रसीदों की प्रति तैयार कराएगी तथा इसे अनुमंडल कार्यालय में रखेगी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में हस्तांतरण
योग्य जमीन का लगान प्रथम प्रभार पर होगा किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में हस्तांतरण योग्य जमीन का लगान प्रथम प्रभार पर होगा किस धारा में है? तो धारा 49 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में हस्तांतरण योग्य जमीन का लगान प्रथम प्रभार पर होगा धारा 49 में। जहाँ किसी रैयत का जोत हस्तांतरण के योग्य हो वहाँ जोत के लगान का भुगतान प्रथम प्रभार का होगा, अर्थात जमींदार लगान के चुकती हेतु ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को प्रभार समझेगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान में कटौती संबंधी शर्तें किस धारा में हैं? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान में कटौती संबंधी शर्तें किस धारा में हैं? धारा 50 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान में कटौती संबंधी शर्तें धारा 50 में हैं। जिन गांवों या हलकों की भूमि का लगान का निर्धारण संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन के प्रावधानों के अंतर्गत सेटलमेंट अधिकारी के द्वारा किया गया हो, ऐसी भूमि पर उपायुक्त लगान भुगतान में कमी की घोषणा कर सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान कमी की अवधि किस धारा में है? तो धारा 51 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान की कमी की अवधि धारा 51 में है। इसमें प्रावधान है कि धारा 50 के अंतर्गत अगर लगान में कटौती कर दी गई हो तो किन्हीं अन्य कारणों से अन्य प्रकार की कटौती तब तक नहीं की जाएगी जब तक संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय अधिनियम के तहत यह सूची प्रकाशित नहीं कर दी जाए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 लगान के अलावा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भुगतान लगान के अलावा अन्य वसूली पर जमींदार को दंड का प्रावधान किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भुगतान लगान के अलावे अन्य वसूली पर जमींदार को दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 52 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भुगतान लगान के अलावे अन्य वसूली पर जमींदार को दंड का प्रावधान धारा 52 में है। यदि कोई जमींदार या एजेंट रैयत ग्राम प्रमुख या मूल रैयत से देय लगान के अलावे किसी अन्य प्रकार की लगान वसूली करता है तो उसे 6 माह जेल, 500 रुपये जुर्माना या दोनों प्रकार के दंड लगाए जा सकते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार भवन निर्माण या दूसरे कार्यों हेतु भूमि का अधिग्रहण कर सकता है किस धारा में है? तो ध्यान रखिएगा धारा 53 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में जमींदार भवन निर्माण या दूसरे कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, धारा 53 में है। जोत का संबंध जमींदार के हित से हो, धार्मिक व शैक्षणिक प्रयोजन के लिए, सिंचाई, कृषि या औद्योगिक कार्य हेतु, सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति को प्रभावी करने हेतु, ग्राम के किसी जोत या विशेष खंड पर जहां ग्रामवासियों को समान अधिकार हो। अगला है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार होगा किस धारा में है? तो धारा 54 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार धारा 54 में है। इस अधिनियम के अनुसार आवेदन पत्र या किसी दूसरे कार्रवाई के संदर्भ में अगर किसी नियम प्रणाली का अभाव है तो राज्य सरकार इस संदर्भ में नियम बना सकती है। नियम के बनने या न बनने की स्थिति में संथाल सिविल रूल के प्रावधान इस क्षेत्र में लागू रहेंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान वसूली के लिए रैयत के खिलाफ उत्तरोत्तर वाद किस धारा में है? तो रैयत के खिलाफ उत्तरोत्तर वाद किस धारा में है? तो आपको ध्यान रखना है धारा 55 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लगान वसूली के लिए रैयत के खिलाफ उत्तरोत्तर वाद मुकदमा धारा 55 में है। इसके प्रावधान है कि अगर जमींदार ने
लगान की वसूली के लिए कोई मुकदमा दायर किया हो तो पहले मुकदमे के दायर होने के 6 महीने के भीतर कोई दूसरा मुकदमा दायर नहीं कर सकता, अर्थात रैयत के विरुद्ध 2 मुकदमे के दायर होने के बीच काल बाधित होने की सीमा 6 महीने होगी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बेदखली के नियम किस धारा में है? आंसर हो जाएगा धारा 56। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बेदखली के नियम धारा 56 में है। उपायुक्त के आदेश के बिना किसी भी रैयत को कृषि भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा। यदि किसी प्रकार किसी रैयत को संपूर्ण जोत से ही निकाल दिया गया हो तो उपायुक्त अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने आवासीय भवन पर कब्जा बनाए रखने का आदेश जारी कर सकता है और लगान निर्धारण कर सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपील की प्रक्रिया किस धारा में है? तो आंसर हो जाएगा धारा 57 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपील की प्रक्रिया धारा 57 में है। अगला है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में दूसरी अपील किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में दूसरी अपील किस धारा में है? तो धारा 58 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में दूसरी अपील धारा 58 में है। पुनरीक्षण के संबंध में धारा 57 के प्रावधानों के अधीन रहकर सभी दशाओं में अपीलीय आदेश जहां नीचे के न्यायालय के निर्णय को अभिपुष्ट किया गया हो अंतिम होगा और दूसरी अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर अपवाद यहाँ है कि जहाँ अपर उप समाहर्ता ने अथवा उपायुक्त ने नीचे के न्यायालय के निर्णय का परिवर्तित किया हो तो पुनरीक्षण के संबंध में धारा 57 के प्रावधानों के अधीन रहकर सभी दशाओं में अपीलीय आदेश जहाँ नीचे के न्यायालय के निर्णय को अभिपुष्ट किया गया हो अंतिम होगा और दूसरी अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर अपवाद यह है कि जहां अपर उप समाहर्ता ने अथवा उपायुक्त ने नीचे के न्यायालय के निर्णय का परिवर्तित किया हो तो अपीलीय अधिकार से निहित अनुमंडल पदाधिकारी ने यदि अपीलीय आदेश दिया हो तो उपायुक्त के पास अपील की जाएगी। यदि अपीलीय आदेश उपायुक्त अथवा अपर समाहर्ता ने दिया हो तो आयुक्त के पास अपील की जाएगी। अपील करने पर आयुक्त द्वारा अथवा धारा 57 के खंड घ के अनुसार नियुक्त न्यायाधिकरण द्वारा यदि आदेश दिया गया हो तो उसके विरुद्ध दूसरी अपील नहीं की जाएगी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पुनरीक्षण किस धारा में है? तो 59 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पुनरीक्षण धारा 59 में है। आयुक्त अथवा उपायुक्त अपनी प्रेरणा से अन्य रूप से अपने नियंत्रण के अंतर्गत किसी भी कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय या मुकदमे का अभिलेख अपने पास मंगा सकते हैं जिस पर किसी प्रकार की अपील न चल रही हो, परंतु किसी पक्ष के द्वारा दिए गए आवेदन पर आयुक्त ऐसा आदेश नहीं जारी कर सकेगा जब तक कि उपायुक्त अथवा अपर उपायुक्त ने अपील पर सुनवाई की हो या आदेश दिया हो। उपायुक्त लिखित आदेश जारी कर अपने अधीन कार्य करने वाले किसी अनुमंडल पदाधिकारी को अधिकृत कर दे कि वह उसके अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्णय करे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन किस धारा में है? तो धारा 60 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन किस धारा में है? तो धारा 60 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन धारा 60 में है। आयुक्त किसी ऐसे आदेश का फिर से अवलोकन कर सकते हैं जो उन्होंने स्वयं या उनके पूर्व अधिकारी ने इस नियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिया हो। इस नियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते दिया हो। आयुक्त के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी आदेश का जिसे उसने स्वयं दिया हो या उसके पूर्व अधिकारी ने दिया जो पुनर्वलोकन नहीं करेगा, परंतु यहाँ अपवाद है कि लिपिकीय या किसी भूल चूक संबंधी
असावधानी हो तो बिना पूर्व अनुमति दिए संशोधन किया जा सकता है। यह कार्य उप समाहर्ता अथवा अनुमंडल पदाधिकारी की दशा में उपायुक्त करेगा, उपायुक्त अथवा अपर उपायुक्त की दशा में आयुक्त करेगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में केवल अकेले तकनीकी आधार पर आदेश पुनरीक्षण नहीं होगा। किस धारा में है तो ध्यान रखिएगा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में केवल अकेले तकनीक आधार पर आदेश पुनरीक्षणीय नहीं होगा। किस धारा में है तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये धारा जो है धारा 61 में है। किस में है? 61 में, ये ध्यान रखिएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में केवल अकेले तकनीकी आधार पर आदेश पुनरीक्षणीय नहीं होगा, धारा 61 में है। उपायुक्त द्वारा दिया गया आदेश किसी पक्ष द्वारा अपील करने पर केवल अनियमितता के कारण पुनरीक्षण नहीं होगा जब तक कि किसी प्रकार की न्याय की हानि न हुई हो। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में उपायुक्त एवं उप समाहर्ता पर नियंत्रण किस धारा में है तो धारा 62 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में उपायुक्त एवं उप समाहर्ता पर नियंत्रण धारा 62 में है। अपने कर्तव्य के निर्धारण में आयुक्त के अधीन एवं अपर उप समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी उपायुक्त के अधीन होंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में केस पर रोक किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में केस पर रोक किस धारा में है तो धारा 63 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में केस पर रोक धारा 63 में है। किसी आवेदन में जो इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा संज्ञेय हो, उपायुक्त द्वारा किए गए आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपास्त करने, संशोधित करने या खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चलेगा और इस प्रकार का प्रत्येक आदेश अपीलीय और पुनरीक्षण संबंधी इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहकर अंतिम होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में परिसीमा का सामान्य नियम किस धारा में है तो धारा 64 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में परिसीमा का सामान्य नियम धारा 64 में है। सभी आवेदन जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है उसे अपीलकर्ता को 1 वर्ष के भीतर आवेदन देना होगा। धारा 42 के अधीन आवेदन देने के लिए कोई परिसीमा अवधि निर्धारित नहीं होगी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निष्कासन बेदखली के लिए परिसीमा किस धारा में है तो बेदखली के लिए परिसीमा किस धारा में है तो धारा 65 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के लिए परिसीमा धारा 65 में है। धारा 14 में वर्णित आधार के तहत रैयत की बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद के दुरुपयोग की तारीख 2 वर्ष के भीतर देनी होगी। अगला है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में राज्य सरकार की ओर से लगान के बकाया के लिए वाद के लिए परिसीमा किस धारा में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में राज्य सरकार की ओर से लगान के बकाया के लिए वाद के लिए परिसीमा किस धारा में है तो ध्यान रखिएगा धारा 65 का। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में राज्य सरकार की ओर से लगान के बकाया के लिए वाद के लिए परिसीमा धारा 65 में है। राज्य सरकार के द्वारा बकाया लगान वसूल करने के वाद के संबंध में प्रावधान है कि जिस कृषि वर्ष के अंत में लगान बकाया है उस वर्ष से लेकर 10 वर्ष के अंदर लगान दे सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपीलों के लिए परिसीमा किस धारा में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपीलों के लिए परिसीमा धारा है तो अपीलों के लिए परिसीमा की धारा है की बात करें तो ये धारा 66। संथाल परगना
काश्तकारी अधिनियम 1949 में अपीलों के लिए परिसीमा धारा 66 में है। आयुक्त के यहाँ अपील के लिए 90 दिन और उपायुक्त के यहाँ अपील के लिए 60 दिन निर्धारित है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में दंड या जुर्माने का प्रावधान किस धारा में है? तो CNT एक्ट 1949 दंड या जुर्माने का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 67 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में दंड या जुर्माने का प्रावधान धारा 67 में है। यदि कोई व्यक्ति नीचे दिए गए नियमों के पालन से चूकता है तो उसे 200 रुपये जुर्माना तथा अपराध जारी रखने की दशा में दैनिक 5 रुपये अतिरिक्त जुर्माना का भुगतान करने का प्रावधान है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भू स्वामी पर सूचना की तामील किस धारा में है? तो भूस्वामी पर सूचना की तामील धारा 68 में है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भूस्वामी पर सूचना की तामील धारा 68 में है। यदि जमींदार पर तामील की जाने वाली कोई भी नोटिस जमींदार या लिखित रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता को तामील की जाए तो ऐसा समझा जाएगा कि नोटिस स्वयं जमींदार को ही तामील की गई है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कतिपय भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक किस धारा में है? तो भूमि के अधिकार पर के अर्जन पर रोक धारा 69 में है, 69। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कतिपय भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक धारा 69 में है। किसी भी विधि में या संथाल परगना में विधि का बल रखने वाली किसी वस्तु में किसी बात के रहते हुए भी धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन में धारित या अर्जित भूमि अथवा सरकार के लिए या किसी स्थानीय प्राधिकार के लिए या रेलवे कंपनी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन अर्जित भूमि जब तक कि ऐसी भूमि सरकार की या किसी स्थानीय प्राधिकार या रेलवे कंपनी की संपत्ति रहती है अथवा सरकार या स्थानीय प्राधिकार के अधिकार में अभिलिखित या सीमांकित भूमि जो सार्वजनिक कार्य के लिए सड़क नहर आदि प्रयोग में हो, ग्राम प्रमुख मूल रैयत या उनके परिवार के सदस्यों या भूस्वामी के द्वारा धारित प्रति भूमि अथवा ग्राम प्रधान की सरकारी जोत, चारागाह, जाहिर थान तथा शमशान में किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बकायों की वसूली किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बकायों की वसूली किस धारा में है? धारा 70 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बकायों की वसूली का प्रावधान धारा 70 में है। इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी परिव्यय, ब्याज, हानि और क्षतिपूर्ति की वसूली रीति से की जाएगी। इस अधिनियम के तहत लगाए गए सभी जुर्माने एवं दंड की वसूली सार्वजनिक मांग वसूली के लिए उस समय लागू किए गए किसी विधि द्वारा प्रचलित रीति से वसूल की जाएगी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में नियम बनाने का अधिकार किस धारा में है? धारा 71 में। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में नियम बनाने का अधिकार धारा 71 में है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य को क्रियान्वित करने हेतु निम्न कानून बना सकती है। राज्य सरकार पूर्व के प्रावधानों में बिना किसी प्रकार के आघात पहुंचाने नीचे दिए गए विषयों पर आवश्यक कानून बना सकती है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में विशिष्ट विधानों का परित्राण किस धारा में है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में विशिष्ट विधानों का परित्राण किस धारा में है? तो ध्यान रखिएगा ये किस धारा में है, तो ध्यान रखना है धारा 72 में। किसमें? धारा 72 में है। अगला है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय हैं? तो CBT SPT है ना, अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय हैं? तो 9 अध्याय हैं। कितने? 9 अध्याय हैं। वो 9 अध्याय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धारा आप
इसको जैसे धारा 1 से 4, अध्याय 1 में धारा 1 से 4 है प्रारंभिक नाम, विस्तार एवं परिभाषा, ग्राम प्रधान और मूल रैयत। फिर धारा 2 में आपने देखा, धारा 3 में 12 से 26 है रैयत है, 4 में 27 से 42 है और विषय वस्तु बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती, 5 में 43 से 52 है धारा और इसमें लगान विषय वस्तु है। अध्याय 6 की बात करें तो इसमें धारा 53 की बात करी गई है। कतिपय प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन, धारा अध्याय 7 में 54 से 63 धारा की बात करी गई है। न्यायिक प्रक्रिया है और अध्याय 8 में जो धारा 64 से 66 का प्रावधान है जिसमें परिसीमा विषय वस्तु को रखा गया है। और अध्याय 9 की बात करें तो 67 से 72 इसमें धाराएं हैं और इसमें विविध प्रावधान हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में नियमावली के अंतर्गत कुल कितने नियम बनाए गए हैं, तो कुल 15 नियम बनाए गए हैं। SBT एक्ट नियमावली के अंतर्गत कुल 15 नियम बनाए गए हैं। SBT काश्तकारी अधिनियम 1914 में भू आलेखों के निर्माण और लगान बंदोबस्त का वर्णन नहीं है, उसके लिए निम्न में से कौन से नियम पूर्व से ही बने हैं, तो ध्यान रखिएगा कौन से नियम पूर्व से बने हैं। संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय 1872 और संथाल परगना लगान विनिमय 1876, ये दोनों के दोनों सत्य हो जाएंगे। निम्न में से किस विनिमय के तहत संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों में भू अभिलेख एवं मानचित्र तैयार कर अंतिम प्रकाशन होता है। निम्न में से किस विनिमय के तहत संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों में भू अभिलेखों एवं मानचित्र तैयार कर अंतिम प्रकाशन होता है, तो ध्यान रखिएगा कि किस जिले में। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है संथाल परगना बंदोबस्त, संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय 1872, संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय 1872 विनिमय के तहत संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों में भू अभिलेखों एवं मानचित्र तैयार कर अंतिम प्रकाशन हुआ। निम्न में से किस विनिमय के अंतर्गत संथाल परगना में 15 वर्षों के लिए लगान निर्धारण होता है, तो संथाल परगना लगान विनिमय 1876 के तहत। संथाल परगना लगान विनिमय 1876 के अंतर्गत संथाल परगना में 15 वर्षों के लिए लगान का निर्धारण होता है। झारखंड सरकार 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में संशोधन प्रस्तावित की है, तो धारा 13 में झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में धारा 13 में संशोधन प्रस्तावित की है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 13 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 13 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो वर्तमान स्वरूप में धारा 13 के अंतर्गत गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, तो ये सही है। झारखंड सरकार द्वारा 2016 में इस धारा में संशोधन किया गया, ये भी सही है। 2016 के प्रस्तावित संशोधन में इस धारा के अंतर्गत अब मालिक को अपनी जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार देने का निर्णय लिया गया है। इससे कोई रैयत अब अपनी कृषि योग्य भूमि का व्यावसायिक उपयोग कर सकता है, ये भी सही है। आगे देख लेते हैं, तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।